हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा चैप्टर 4 है अल्टरनेटिव सेंट्रल पावर्स, उसका हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी कि इसके रिगार्डिंग और 4 जो लेक्चर है हमारा वो हमने डिस्कस कर लिया है। इन 4 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यानी कि किस तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक अल्टरनेटिव सेंटर पावर्स के रूप में उभर करके निकल रहा है। ये सब चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में डिस्कस किया था, और लेक्चर 4 में हमने इसके इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस किया था। यूरोपीय यूनियन का जिसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स रोल के हिसाब से देखा था हमने, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, पॉलिटिकल के फील्ड में एंड मिलिट्री के इफेक्ट में। आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि हम आसियान के बारे में सीधा सीधी डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 6 में हम इसके लेक्चर 6 में हम क्या करेंगे, जो आसियान के जो डायमंड यानी कि जो पिलर्स हैं, 3 पिलर्स हैं, उसको हम लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 7 में हम चाइनीज इकोनॉमिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 में हम इंडियन रिलेशंस विद चाइना के साथ डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे जापान के, जो जापान एक राइजिंग कंट्री के रूप में जो उसकी इकोनॉमिक पावर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि हम टोटल 10 लेक्चर में क्या कर सकते हैं, चैप्टर जो हमारा 4 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। कि अगर एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता, इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट यानी कि लेक्चर वाइज लेक्चर इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि किस तरीके से हमारा वीडियो पैटर्न चलता है। अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे तक, इसमें हम एनसीईआरटी बुकों का क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसको भी हम पैरेलल में लेकर के चल रहे हैं, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, ये हमारा पैरेलल में चल रहा है। एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हमने एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट की जा चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। अभी हमारा चैप्टर क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा क्लास 12 का, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड बुक पैरेलल में चल रहा है, उसका हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक डिस्कस किया था विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, यानी कि आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। और पार्ट 2 जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक, तो उसका भी हर एक चैप्टर का प्रीलिम्स बेस पे हमने क्या किया था, एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद जब हमारा ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया था, तब हमने 2 टेस्ट भी प्रैक्टिस किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, जिसमें आपको हर एक टेस्ट में यानी कि हर एक पार्ट सीरीज में चैप्टर 1 से 11 तक और पार्ट 2 में यानी कि जो आपका टेस्ट पार्ट 2 था उसमें चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किया था, जो कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। किसके लिए, प्रीलिम्स बेस पे हमने उसको प्रीलिम्स को बेस को लेकर के हमने इसको डिस्कस किया था। हमारा जो ये वीडियो डिस्कशन है वो किस किस के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हमारी हेल्पफुल रहने वाला है, जो चाहे सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात कर ले, जो कि क्लास 12th में है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो ये जीएस 2 और जिसका ऑप्शनल ऑप्शनल पीएसआईआर है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे वीडियो डिस्कशंस वो आपको काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। जैसे कि हमने पहले और जो इन 4 लेक्चर में डिस्कस किया था, वो ये सारे टॉपिक को हमने क्या कर रखा है, इन 4 लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो आज हम आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी ये यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय काउंसिल सब के बारे में डिस्कस कर रखा है और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आसियान के बारे में। अगर हम आसियान के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया था, वो क्या बना हुआ था, यूरोपीय और जापानीज का क्या बना हुआ था, एक युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। तो अमेरिका भी क्या चाहता था, अमेरिका की भी ये प्रयास था, यानी कि अमेरिका भी ये कोशिश करता था कि इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो अगर हम बात करते हैं वियतनाम में, तो क्या है, वियतनाम के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट और एक नॉन कम्युनिस्ट सरकार फोर्स में आई थी, यानी कि सरकार ताकतें एक दूसरे से क्या थी, उलझ रही थी। यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और जो नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे से आपस में क्या कर रही थी, कंफ्लिक्ट में उलझे हुए थे। आपस में ही दोनों में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका का भी समर्थन इसमें हासिल था। अगर हम इसमें इस बात की अगर बात करें, इसमें जो सबसे बुरी बात थी, वो ये थी कि वियतनाम क्या है, 2 राज्यों में बटा हुआ था। एक आपका नॉर्थ वियतनाम और दूसरा था आपका साउथ वियतनाम में ये डिवाइडेड था। 1976 में जब वियतनाम को मर्ज किया गया, यानी कि यूनिफाइड किया गया, तो उसमें क्या था, जैसे ही वियतनाम यूनिफाइड हुआ, यानी कि उसका एकीकरण हुआ, तब इसमें क्या है, जो समाजवादी गणतांत्रिक वियतनाम का उदय, कंबोडिया में लोकतांत्रिक और उग्रवादी शक्तियों के बीच में मुठभेड़ चल रहे थे। तो इन राज्यों के समक्ष में क्या है, 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स निकल करके आई थी। पहला था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा था रीजनल पीस। तो इन दोनों, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कंबोडिया में जब लोकतांत्रिक और जो उग्रवादी शक्तियों के बीच में जो मुठभेड़ था, फिर वहीं पे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के गवर्नमेंट के बीच में आपसे ही क्या था, स्ट्रगल था, संघर्ष चल रहा था। तो इस कारण से क्या था कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन था, उसमें 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम निकल कर के आई थी। पहला, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, और दूसरा था कि किस तरीके से रीजनल पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद 5 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इस रीजन्स में अपने रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया था, आसियान को स्थापित किया था। यानी कि फिर 5 जो लीडर्स थे, 5 नेशंस के जो लीडर्स थे, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, जिससे कि क्या हो, रीजनल सिक्योरिटी को भी प्रमोट किया जाए और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो एक प्रॉब्लम है, उसको भी क्या किया जाए, सॉल्व आउट किया जाए। तो उसी लिए क्या है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में किसकी स्थापना की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी। 8 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1967 को 5 नेशंस, जिसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 नेशंस ने मिलकर के क्या किया था, आसियान की स्थापना की थी। और जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था, यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 8 अगस्त 1967 को 5 नेशंस के द्वारा क्या है, आसियान को स्थापित किया गया था। और वो 5 देश कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगर हम बात करते हैं जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था, में यह कहा गया था कि जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन है, इसमें क्या होगा, एक तो रीजन पीस स्थापित किया जाएगा, फ्रीडम और जो न्यूट्रलिटी है, यानी कि जो निष्पक्षता है, उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिर जब आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं, तो इसमें टोटल कितने मेंबर है, 10 मेंबर, यानी कि स्टार्टिंग में 5 थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 10 बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आसियान में, जिसे कहते हैं डायलॉग पार्टनर्स। अगर हम डायलॉग पार्टनर्स नेशंस की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, इंडिया यानी कि हमारा प्यारा देश भारत, चाइना, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इस देश में, यानी कि जो आसियान है उसके क्या है, जो डायलॉग पार्टनर्स है उसमें की मीटिंग में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं कि आसियान की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे।
अगर हम आसियान की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोसेस और जो कल्चर डेवलपमेंट को क्या किया जाए, ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में प्रमोट किया जाए। ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना था, जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को क्या करना था, प्रमोट करना था। ये इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। किस किस फील्ड में, तो इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव के फील्ड में क्या था, हर एक नेशन जो भी आसियान के जो मेंबर्स हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा यानी कि प्रमोट करना इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो अगर फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, कम्युनिकेशंस के रिसोर्सेस यानी कि कम्युनिकेशंस रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो इन सब का क्या था, विस्तार और सक्रिय के रूप में क्या था, इनकी साझेदारी करना, ये भी क्या था, इनका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था आसियान का। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की स्टडी करना और उसको प्रमोट करना भी क्या था, इनका एक ऑब्जेक्टिव था। यानी कि जो इनका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन को स्टडी करना। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की ये था कि बेटर रिलेशनशिप को डेवलप करना, यानी कि जितने भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर ऑब्जेक्टिव यानी कि इंटरनेशनल और जितने भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक बेहतर संबंध को विस्तार करना, बेहतर संबंध यानी कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको प्रमोट करना, बेटर रिलेशंस बनाना, इनका ये सिक्स्थ यानी कि ऑब्जेक्टिव था किसका, तो आसियान का। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे क्या है, तो 5 नेशंस के द्वारा मिलकर के 8 अगस्त 1967 को क्या किया था, जो कि हमारा बैंकॉक यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आसियान की स्थापना की गई थी। अगर हम आसियान के फ्लैग की बात करते हैं तो आसियान के फ्लैग में क्या है कि आपको 8 यानी कि धान की तिल्लियों की तरफ, अगर हम बात करते हैं किसकी तरह, धान की, अगर बात करें धान की बानियां क्या है दर्शाई गई है, जिसका प्रतीक ये माना जाता है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करता है आसियान की जितने भी जो 10 मेंबर्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी कि आपको जो यहाँ पे धान की जो 10 बानियां दर्शाई गई है वो किस चीज का सिंबल है, वो आसियान के जो 10 मेंबर है उनकी यूनिटी का सिंबल माना गया है। इनके बीच यानी कि इनके ऊपर जो सर्कल है वो सर्कल किस चीज का, यानी कि वो सर्कल किस चीज का सिंबल माना गया है, यूनिटी, यानी कि यूनिटी ऑफ पर्पस का सिंबल माना गया है। तो ये आसियान के फ्लैग का जो लोगो है, अगर हम उसके लोगो के अकॉर्डिंग उसके सिंबल्स की बात करते हैं तो ये जो धान की जो बानिया है ये किस चीज को दर्शाता है, आसियान के 10 मेंबर्स नेशंस को दर्शाता है। और उसके ऊपर से जो सर्कल है, सर्कल किस चीज को दर्शाता है, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि यूनिटी ऑफ पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो सर्कल है किस चीज का सिंबल है, ये यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके, यानी कि उद्देश्य की एकता का प्रतीक माना गया है। तो ये है हमारे आसियान का जो झंडा है उसका सिंबल, यानी कि इस लोगों का क्या मीनिंग है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं आसियान की, तो आसियान में जितने भी जो लीडर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी हर एक, यानी कि हर साल एक बार कॉन्फ्रेंस की जाती है फॉरेन मिनिस्टर की, जिसपे मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, अगर बात करते हैं मिलिट्री, इकोनॉमिक्स एंड अदर मैटर्स पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट और उस पर डिस्कस किया जाता है। फिर अगर बात करते हैं जो गवर्नमेंट यानी कि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है जो कि आसियान यानी कि आसियान ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्टेट्स मेंबर है उनकी जो गवर्नमेंट हेड है उनकी एक समिट बुलाई जाती है किसी भी एक स्पेशल टाइम पे, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या है, गवर्नमेंट के हेड की भी समिट बुलाई जाती है आसियान के अंदर। लेकिन आसियान के अंदर क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड कमेटी भी देखने को मिलेगी जो कि आसियान के अंदर रह करके कुछ एक्टिव्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रेड एंड टूरिज्म एक्टिविटी, कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स एनर्जी, फिर फाइनेंस एंड बैंकिंग कमेटी,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस कमेटी। तो ये कुछ कमेटियां आपको आसियान के अंदर भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पे क्या है, आसियान जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें आपको कुछ हमें क्या देखने को मिलेगा, एक और कुछ कमेटियां भी देखने को मिलेगी जो समय के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है जो कि समय के अकॉर्डिंग यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। अगर हम आसियान के सेक्रेटरीट की बात करते हैं उसकी वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है यानी कि जाकार्ता, वहां पे हमें इसकी सेक्रेटरी ऑफिस हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसके कुछ स्पेशल कम्युनिटी की बात करते हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, वो कुछ कमेटियां कौन कौन सी है, ट्रेड टूरिज्म कमेटी, कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज मिनरल्स एंड एनर्जी, फाइनेंस एंड बैंकिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस कमेटी। ये क्या है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए ये कुछ कमेटियां हैं जो कि आसियान के मेंबर्स के द्वारा बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक, अगर हम उसकी बात करते हैं आसियान स्टाइल्स के बारे में, यानी कि आसियान की शैली के बारे में बात करते हैं। अगर हम आसियान की बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यानी कि जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वो क्या है कि इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, यानी कि नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जब हम बात करते हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जितने भी जो मेंबर्स नेशंस है इसमें, यानी कि आसियान के अंदर जो भी जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके इंटरनल मैटर में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना करना, इनका क्या है, आसियान का बेसिक हमें बेसिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आसियान के अंदर जितने भी जो नेशंस है उनका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितने भी जो मेंबर है उनके इंटरनल अफेयर्स पे कोई भी इंटरफेयर्स नहीं करेगा, उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा। इस और इसका ये मतलब नहीं है कि जो आसियान के जो मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे स्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अगर हम बात करते हैं कि जो उनका इंटरनल अफेयर है उसको ओपनली कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यानी कि यह प्रयास रहेगा आसियान का कि जो दूसरे की जो खुली आलोचना यानी कि जो ओपन जो क्रिटिसिज्म है उससे वो क्या करेगा, बचेगा। आसियान अपनी एक खास के लिए यानी कि अपने एक स्पेशल कार्य के लिए, अगर हम बात करते हैं स्पेशल वर्क के लिए, क्या है वो फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं आसियान वे, यानी कि आसियान शैली कहते हैं। जिसका अगर हम उसके अर्थ की बात करते हैं, अर्थात जो भी औपचारिक, अगर हम बात करते हैं जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, विचार विमर्श, यानी कि जो भी अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो फॉर्मल डिस्कशंस और टू रीच डिस्कशंस बाय द कंसेंसस, यानी कि औपचारिक विचार विमर्श करके सहमति या यानी कि कंसेंसस से किसी निर्णय तक पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुमत के लिए फैसले दूसरों पर थोपा जाएगा। यदि कोई भी मामला बहुत क्या हो, अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा क्या हो फोकसेबल, यानी कि अगर बात करते हैं विवाद शब्द हो, यानी कि अगर बात करते हैं पॉसिबिलिटी हो उसकी, जो कॉर्पोरेशंस आर हिडन, यानी कि आप ये समझिए कि जो मामला बहुत ही ज्यादा क्या हो, विवादित वाला हो, विवाद वाला हो, अगर हम बात करते हैं कंट्रोवर्सल हो, कंट्रोवर्सी वाला विवाद हो, तो सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, उसे छोड़कर उन मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें अपने सहयोग की संभावनाएं छिपी रहती है। तो ये था आसियान वे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया, जैसे कि आसियान वे जिसे आसियान शैली भी कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ आसियान के बारे में डिस्कस किया, आसियान के फ्लैग के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने आसियान की क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस किया, फिर स्टैब्लिश ऑफ आसियान और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान के बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 6 जिसमें हम आसियान के 3 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम अपना लेक्चर जो 6 है उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के रिगार्डिंग जो भी एडवाइस देना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें जाकर के एडवाइस दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।